हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती के ज्वाला। ठीक, लिखिए क्वेश्चन के मोमबत्ती के ज्वाला। मोमबत्ती के ज्वाला, मोमबत्ती के ज्वाला। यहाँ से लिखिए मोमबत्ती के ज्वाला। ठीक, यह काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, ये क्वेश्चन वीवीआई है, पूछता ही है हर एक बार। ये पूछता है इसमें से या फिर केंद्रीय मंडल पूछे या प्रकाशमान मंडल या फिर प्रकाशीय मंडल। अब समझिए कि मोमबत्ती के ज्वाला क्या है। तो यह एक प्रकार का हम मोमबत्ती बना लिए। क्या बना लिए? मोमबत्ती। एक बगल में बना लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या बना लिए? यह एक प्रकार का मोमबत्ती। ठीक, अब यह एक मोमबत्ती को हम लोग सबसे पहले ड्राइंग करना है। यह एक मोमबत्ती है। ठीक है, अब इसमें यह एक बत्ती लगा हुआ। ठीक, अब इसके जो होंगे 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्रकाशमान मंडल, एक प्रकाशहीन मंडल और एक जो होता है वह केंद्रीय मंडल। तो यहाँ पे दिखता होगा 3 क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने क्षेत्र थे? 3 क्षेत्र। यह जो है यह है प्रकाशहीन मंडल। क्या सबसे बाहर वाला है जो प्रकाशहीन मंडल है? प्रकाशहीन मंडल। ठीक, मंडल। ठीक, ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे देखते हुएगा, थोड़ा नुकीला रहेगा तब तो पता लगेगा कि मोमबत्ती जल रही है। यह जो बीच वाला भाग है यह प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। और यह जो भाग है यह केंद्रीय मंडल है। क्या है? तो केंद्रीय मंडल। और यह एक मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। या क्या? मोमबत्ती है। मोमबत्ती है। ठीक, तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। यह मोमबत्ती के ज्वाला है, इसके 3 क्षेत्र। पहला प्रकाशमान मंडल सबसे बाहर, प्रकाशहीन मंडल सबसे बाहर वाला होता है। ठीक, सबसे बाहर वाला प्रकाशहीन, फिर उसके मध्य में है जो प्रकाशमान है और जो बीच वाला है वह केंद्रीय मंडल है। अब समझिए कि मोमबत्ती सबसे पहले है क्या? तो मोमबत्ती का निर्माण मोम से हुआ है। किससे हुआ है? मोम से हुआ है। इसी को हम लोग मधु मोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मधु मोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मधु मोम। और इस मधुमोम की जो प्राप्ति होती है हम लोग को सहायक मधुमक्खी से होती है। सहायक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी से, यानी कि आप समझिए कि मोमबत्ती, तो मोमबत्ती में मोम रहता है। मोम की प्राप्ति इसे ही मधुमोम कहते हैं। और इसकी जो प्राप्ति होती है सहायक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। अब देखिए, तो मधुमक्खी भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एक नर होता है, दूसरा एक मादा को ही कहते हैं रानी, और एक होता है सहायक मधुमक्खी। एक क्या होता है? सहायक। नर है, मादा या फिर रानी है या सहायक है। तो मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। एक रानी मधुमक्खी, एक नर मधुमक्खी और एक सहायक मधुमक्खी। तो यह नर मधुमक्खी है, यह केवल मादा को निषेचित करने का कार्य करेगा। केवल इस जो मादा है इसको गर्भावस्था में लाने का कार्य करेगा।
केवल गर्भावस्था में लाने का कार्य करे। यह जो मादा मधुमक्खी है यह केवल बच्चे पैदा करेगी, बच्चे पैदा कर सकती है, यानी कि अंडा का उत्पादन केवल कर सकती है। और यह जो सहायक है इसके बच्चे का पालनहार होगी। बच्चे का क्या होगी? बच्चे का पालनहार। तो ये क्या करेगी पालनहार? तो घर का निर्माण करती है। साफ यानी कि जो उसका घर होता है ना इस प्रकार का मधुमक्खी का, यह छाते का निर्माण करती है। ठीक है, छाते का निर्माण करती है, इसीलिए इसको सहायक कहा गया है। यानी कि मधुमक्खी के तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर द 3 टाइप ऑफ द हनी। मधुमक्खी के 3 प्रकार होते हैं। पहला नर मधुमक्खी, दूसरा रानी मधुमक्खी और तीसरा है सहायक मधुमक्खी। कोई पूछ दिया कि नर मधुमक्खी किसे कहते हैं, तो वैसा मधुमक्खी जो केवल मादा को अंडा देने के लिए निषेचित करता है तो उसे नर मधुमक्खी कहते हैं। तो कोई पूछ सकता है क्या इसका कोई दूसरा काम नहीं है? कोई काम नहीं है नर मधुमक्खी का, केवल और केवल बच्चा उत्पादक के लिए यह प्रेरित करता है। किसको? तो रानी मधुमक्खी को। रानी मधुमक्खी का केवल काम है अंडा का उत्पादन करना, केवल और केवल यह बच्चे का निर्माण करेगी, अर्थात यह केवल निषेचन की क्रिया में क्या करती भाग लेती है। नर और मादा बच्चे उत्पादन करने में व्यस्त रहते हैं और कितना बच्चा उत्पन्न हो जाए इनसे उनको क्या मतलब नहीं है, तब इसीलिए एक सहायक आ गया। यानी कि इस बच्चे को देखभाल करने के लिए यह सहायक मधुमक्खी अर्थात कार्यकर्ता का क्या हुआ जन्म हो गया। यह बच्चे का पालन अर्थात घर किधर से चूड़ा उसको बनाएगी, छाते का निर्माण करती है, उसको भोजन के लिए इकट्ठा करती है, तो यह सहायक मधुमक्खी होती है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा मधुमक्खी के समझ में कि मधुमक्खी 3 प्रकार के, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, सहायक मधुमक्खी। वैसा मधुमक्खी जो केवल मादा को अंडा देने के लिए निषेचित करता है नर मधुमक्खी, वैसा मधुमक्खी जो केवल अंडे का उत्पादन करती रानी मधुमक्खी, वैसा मधुमक्खी जो बच्चे का पालनहार बनती है अर्थात घर का निर्माण करती है, छाते का निर्माण करती है और उसमें खाना की व्यवस्था करते हुए सहायक कहलाती है। तो मोमबत्ती के ज्वाला करा कि मोमबत्ती मोम से बनी होती है, इसे ही मधुमोम कहते हैं। मधुमोम की प्राप्ति सहायक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। सहायक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। मोमबत्ती में यह जो मोम होता है यह ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण होता है। ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और यहाँ पे मोम में एक बत्ती लगा देते हैं तो यही मोमबत्ती बनता है। क्या बनता है? बत्ती बनता है। अब जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, यहाँ पे जल रहा है मधुमक्खी, यहाँ पे मोमबत्ती, तो यह जो मोमबत्ती है पूरा, लेकिन ये अंदर यह क्या है? केवल मोम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मोम। तो यह मोम धीरे धीरे पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, क्या करता है? ऊपर चढ़ता है और यह सीधा वाष्पित हो जाता है गैस के रूप में। वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। केवल और केवल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे वाष्पित है। अब यही जो वाष्प होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, उपस्थिति में ज्वाला उत्पन्न करता है, तो मोमबत्ती के ज्वाला कहलाता है। यानी कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, ठीक है, इसको बढ़िया से इसको क्या करते दिखा देते हैं, समझाते। देखिए यहाँ पे अब मानिए कि यहाँ पे अब यह है क्या? मोमबत्ती है मान लेते हैं। अब इसको जलाए तो यहाँ पे जो मोम होगा यह जो जल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर की ओर चला जाता है, यानी कि बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है। यह बत्ती है अर्थात बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है और धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। और यही जो वाष्प होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या करता है?
ज्वाला उत्पन्न करता है, जो मोमबत्ती के क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। तब देखिए, तो जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती के ऊपर चढ़ जाता है और धीरे धीरे गैस के रूप में वाष्पित होता चला जाता है। यहाँ पे दिखाया गैस के रूप में वाष्पित हो जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जो मोमबत्ती के ज्वाला कहलाता है, जो मोमबत्ती के क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। अब इसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन, दूसरा प्रकाशमान और तीसरा केंद्रीय मंडल। प्रकाशमान और तीसरा आ जाता है केंद्रीय मंडल। तीसरा कौन मंडल, केंद्रीय मंडल। अब समझिए कि केंद्रीय मंडल के बारे में अब समझिए सबसे पहले कि केंद्रीय मंडल क्या है। अब देखिए, यह जो कह रहा है सबसे पहले केंद्रीय मंडल की बात कर रहा है, इस मंडल की। तो यह जो होता है केंद्रीय मंडल नीला होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। किसमें, केंद्रीय मंडल में, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहता है। इसीलिए इसमें मोम के वाष्प का दहन नहीं होता, इसलिए इसमें मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, दहन नहीं होता है। और यह ज्वाला, और इसे अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है, अदहन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, अदहन क्षेत्र। केंद्रीय मंडल वैसा मंडल जो नीला होता है, जिसमें बिना जले मोम के वाष्प रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, तो बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। तो केंद्रीय मंडल में जो होता है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, और इसीलिए इसको अदहन क्षेत्र कहते हैं। कोई अगर पूछते कि केंद्रीय मंडल क्या है, तो वैसा मंडल जो नीला होता है, जिसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए इसे अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको, तो यहाँ पे देखिए बीच में है केंद्रीय मंडल, तो एक लेयर, 2 लेयर और तीसरा लेयर में क्या जाता है, केंद्रीय लेयर मंडल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचेगा, ऑक्सीजन तो बाहरी वातावरण में रहता है, ऑक्सीजन अंतर में घुस पाएगा, नहीं घुसेगा। इसीलिए यह जो केंद्रीय मंडल होता है, इसे अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा समझिए कि प्रकाशमान मंडल क्या है। दूसरा समझिए कि प्रकाशमान मंडल। अब देखिए क्या कर रहा, दूसरा प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। अब देखिए, यह जो प्रकाशमान मंडल होता है, यह बीच वाला है, एक मंडल हुआ यहाँ से, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ हम एक बना रहे हैं इस साइड का ज्वाला का क्षेत्र, 2 बन गया, यह तीसरा बन गया। तो ये जो तीसरा है यह तो केंद्रीय है, और ये जो है यह है क्या, प्रकाशमान मंडल। तो यह जो प्रकाशमान मंडल होता है, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, बड़ा भाग है, यह ज्वाला का बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसमें दहन की क्रिया अपूर्ण होती है, दहन तो होता है लेकिन दहन की क्रिया अपूर्ण होती है। कहिए सर जी क्यों दहन की क्रिया अपूर्ण होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है। तो ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है तो जलन की यानी कि जो दहन की क्रिया होगी वह अर्ध होगी, अर्थात आधा होगी, आधा पदार्थ जलेगा और आधा नहीं जलेगा। तो इसीलिए इसको प्रकाशमान मंडल है, इसको भी कहते हैं हम लोग, दहन तो कहते हैं दहन क्षेत्र, लेकिन इसमें मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है, मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, अपूर्ण दहन होता है। तो कोई अगर पूछे प्रकाशमान मंडल क्या है, तो वैसा क्षेत्र मोमबत्ती के ज्वाला का
वैसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित होती है, जिसके कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। इससे पीला प्रकाश निकलता है। कौन प्रकाश निकलता है? पीला प्रकाश निकलता है। तो यह प्रकाशमान मंडल कहलाता है। कौन मंडल कहलाता है? तो प्रकाशमान मंडल कहलाता है। दो हम लोग समझ गया, पहला केंद्रीय और दूसरा प्रकाशमान। प्रकाशमान अगर पूछे तो कहिएगा वैसा, ज्वाला का वैसा क्षेत्र। कौन? नहीं है, नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि प्रकाशमान मंडल कि वैसा मंडल, यानी कि मोमबत्ती के ज्वाला का वैसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित होती है, जिसके कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है और इससे पीला प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो देखते हो यहाँ पीला प्रकाश निकलता है, यानी कि वह जो है वह प्रकाशमान मंडल है। कौन मंडल है? तो प्रकाशमान मंडल है। केंद्रीय मंडल भी समझ में आ गया कि वैसा मंडल, ठीक है, वैसा मंडल केंद्रीय मंडल में जहां मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं रहता है। क्योंकि क्या था? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं रहता है। ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं रहता है। और यह जो ज्वाला का क्या है? इसे अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? तो अदहन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको भी समझ गए हम केंद्रीय मंडल को भी। अब हम लोग चलेंगे प्रकाशहीन मंडल की ओर। किस मंडल की ओर? तो प्रकाशहीन मंडल की ओर हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे। अब लिखिए प्रकाशहीन मंडल। अब लिखिएगा नहीं, केवल समझाते हैं, ठीक। अब देखिए प्रकाशहीन मंडल में, प्रकाशहीन मंडल। अब यह देखिए, यह ज्वाला का बाहरी भाग है। यह ज्वाला का बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। यह सबसे गर्म भाग भी है। क्या? सबसे गर्म भाग भी है, सबसे गर्म। इसमें मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। अब बस इतना ही लिख देते हैं पूरा क्लियर कि वैसा मंडल अर्थात मोमबत्ती के ज्वाला का वैसा क्षेत्र जहां ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है और गर्म भाग भी कहलाता है, जो प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। जो क्या कहलाता है? प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगा कि मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र? तो 3 क्षेत्र। कौन कौन? तो पहला प्रकाशमान मंडल, दूसरा प्रकाशहीन मंडल और तीसरा कौन आ जाता है? तीसरा केंद्रीय मंडल। प्रकाशहीन मंडल वैसा मंडल, देखिए प्रकाशहीन मंडल में वैसा मंडल जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है और यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग भी कहलाता है, जो प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। दूसरा प्रकाशमान मंडल, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है, इससे पीला प्रकाश निकलता है, तो वह प्रकाशमान मंडल कहलाता है। तीसरा केंद्रीय मंडल, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जो नीला होता है, जिसमें मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। यह क्या कहलाता है? तो यह केंद्रीय मंडल कहलाता है। बिल्कुल हम लोग तीनों के बारे में समझ गए। अब लिखिए डिफिनीशन में, ठीक। अब इसको क्या लिखिए? डिफिनीशन।
लिखिए अब मोमबत्ती के ज्वाला, ये क्वेश्चन ना था हम लोग के पास, लिखिए क्या है मोमबत्ती के ज्वाला। लिखिए पहले यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, इस प्रकार के हम लोग फिगर का रचना कर देते हैं। पूरा इसको हम सफाई कर देते हैं ताकि जगह हम लोग के एनफ बच जाए, पर्याप्त क्या हो जाए जगह हो जाए। अब यह है क्या मोमबत्ती है, ठीक। यहाँ पे है क्या मोमबत्ती। अब यह क्या किया, जलना चालू किया। इसको बढ़िया फिगर से सूचित करते हैं, ठीक। यह जो है यह क्षेत्र यह कहलाता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। इसके अंदर एक और क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक और क्षेत्र आ जाता है। यह जो है यह प्रकाश मान मंडल, क्या है प्रकाश मान मंडल। और यह जो अंतिम वाला आ जाता है, देखिए यह क्षेत्र, यह जो काला पेंसिल लोग लिख रहे हैं इसको कर दीजिएगा केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। लिखिए पहले मोमबत्ती के ज्वाला, लिखिए मोमबत्ती का निर्माण, ठीक। मोमबत्ती का निर्माण मोम से हुई है। किससे हुई है, मोम से हुई है। और इसके मध्य में, इसके मध्य में एक बत्ती लगी हुई होती है, एक बत्ती लगी हुई होती है, ठीक है। मोम की प्राप्ति, मोम की प्राप्ति सहायक मधुमक्खी से होती है, सहायक मधुमक्खी से होती है, सहायक मधुमक्खी से होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर, मोमबत्ती को जलाने पर मोम बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता, यही वाष्प, ठीक लिखिएगा, यही वाष्प, यही वाष्प ऑक्सीजन के,
उपस्थिति में जलकर स्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है, जो मोमबत्ती के ज्वाला कहलाता है, मोमबत्ती के ज्वाला कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। ठीक है, इतना तो बिल्कुल हम लोग समझ गए। कोई अगर पूछे कि मोमबत्ती क्या है तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि मोमबत्ती का निर्माण मोम और बत्ती से हुआ है। मोमबत्ती, मोम के मध्य में एक बत्ती लगी हुई होती है। यह मोम है, ले एक बत्ती लगा दिए, मोमबत्ती बन गया। यहाँ पे देखो यह क्या मोमबत्ती है, तो यह जो आंतरिक वाला तो मोम है और ये बत्ती है, यह जो आंतरिक वाला भाग है यह मोमे ना होगा, सब ठोस के रूप में है तो मोम है। क्या है? मोम है, आंतरिक वाला मोम, और यह पूरा मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। ठीक, मोमबत्ती है। अब देखिए, तो मोमबत्ती का निर्माण मोम और बत्ती से हुआ है। मोम के बीच में एक बत्ती लगी हुई होती है, मोम के बीच में एक बत्ती लगी हुई होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह सहायक मधुमक्खी से प्राप्त होती है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है, बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला उत्पन्न करता है। जो ज्वाला उत्पन्न हुआ है, यही वाष्प ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला उत्पन्न करता है, जो मोमबत्ती के ज्वाला कहलाता है। एरो दे के लिखिएगा कि मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र है। ठीक है, लिखिएगा मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। पहला केंद्रीय मंडल, पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, और तीसरा है जो प्रकाशहीन मंडल है, प्रकाशहीन मंडल। पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा प्रकाशहीन मंडल। इतना को सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रीय मंडल के बारे में। इतना नोट कर लिए हुईएगा। ठीक है, अब लिखिए पहला केंद्रीय मंडल। पहला लिखिए केंद्रीय मंडल, पहला लिखिए केंद्रीय मंडल। फिगर आपके सामने है, केंद्रीय मंडल। लिखिए यह नीला होता है, यह नीला होता है, यह नीला होता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। इसलिए इसमें मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है, दहन नहीं होता है, और यह ज्वाला का अदहन क्षेत्र कहलाता है, या मोमबत्ती के ज्वाला का अदहन क्षेत्र कहलाता है। अदहन क्षेत्र, ठीक है, अदहन क्षेत्र कहलाता है, अदहन क्षेत्र कहलाता है। केंद्रीय मंडल समझिए कि वैसा मंडल पर मोमबत्ती के ज्वाला का क्षेत्र जो नीला होता,
इस क्षेत्र में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता, ऑक्सीजन उपस्थित रहता ही नहीं है, इसलिए इसमें मोम के वाष्प का दहन नहीं होता है और यह ज्वाला का अदहन क्षेत्र कहलाता है। कौन? केंद्रीय मंडल। दूसरा कीजिएगा प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल दोनों एक के तरह प्रकाशमान लिखिए। मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, रहता है, इसीलिए इसमें मोम के वाष्प का, मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। इससे पीला प्रकाश निकलता है, इससे पीला प्रकाश, इससे पीला प्रकाश निकलता है, इससे पीला प्रकाश निकलता है। यह ज्वाला का बड़ा भाग है, यह ज्वाला का बड़ा भाग है। अब कोई पूछे कि प्रकाशमान मंडल, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है, जिसके कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। ऑक्सीजन कम है और पदार्थ ज्यादा है, तो कम मात्रा में दहन होगा। कहिएगा सर कैसे? जिसे कि आदमी 50 गो है, अब भोजन 25 गो आदमी का है, तो सब कम कम खाएगा, यानी कि भोजन की क्रिया अपूर्ण हुई, पूर्ण नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भोजन 25 आदमी का व्यवस्था था, पहुंच गया कितना आदमी? 50 आदमी। तो प्रकाशमान मंडल में है, यह तो मध्य में है। देखिए पहला तो सबसे बाहरी कौन है? ये नहीं है, ठीक है, ये तो सही हम प्रपात दिए। सबसे बाहरी कौन है? तो सबसे बाहरी के प्रकाशहीन है, तब कौन है? प्रकाशमान है, तब कौन है? केंद्रीय है। यानी कि बीच में प्रकाश कम में मात्रा में जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगा। तो ये मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित रहता है और जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, उसे ही प्रकाशमान मंडल कहते हैं। इससे पीला प्रकाश निकलता है, यह ज्वाला का बड़ा भाग है। कौन? तब प्रकाशमान मंडल। समझ गया? अब समझिए प्रकाशहीन मंडल के बारे में। तो इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होगा, आप लिखिए प्रकाशहीन मंडल। अब लिखिए प्रकाशहीन मंडल। अब समझिए प्रकाशहीन मंडल। तीसरा प्रकाशहीन मंडल। लिखिए मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है, जिसके कारण, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है, होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है, यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग
है। यह ज्वाला का क्या है, सबसे गर्म भाग है। प्रकाशहीन मंडल, मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित एनफ है, बाहरी उपस्थित है। बाहरी मंडल में क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। तो मोमबत्ती के ज्वाला का वह क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, जिसके कारण मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यह ज्वाला का क्या है, सबसे गर्म भाग है। यह ज्वाला का क्या है, सबसे गर्म भाग होता है। इसमें मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। तो इतना तक हम लोग पूरा समझ गए कि मोमबत्ती है, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान और प्रकाशहीन मंडल किससे निर्माण हुआ, सब हम लोग समझ गए। तो यह काफी ज्यादा वीवीआई होता है, इसको सबसे पहले नोट करिए, नोट कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और एक भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करा दिया जाता है। अभी तक 2 ऑब्जेक्टिव के सेशन हो चुके हैं, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सुपर 30 के नाम से, और उसमें 2 ऑब्जेक्टिव एक सेशन में लगभग 30 से लेकर 25 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अभी तक 2 सेशन हमने लिया फर्स्ट चैप्टर के, और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराना होगा वो हम लगातार देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।